इस वीडियो में डिकोड करेंगे सेबी चीफ पर लगे सभी एलिगेशंस को। तो कहानी की शुरुआत होती है 24 जून 2023 से, जब पहली बार हिंडनबर्ग ने इंडिया में दस्तक दी। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट पब्लिक की और वो रिपोर्ट इंडिया के बिजनेसमैन गौतम अदानी के ऊपर थी। उसने कहा कि 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में हमने पाया कि अदानी ग्रुप अपने स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहा है और कंपनी अकाउंट्स में भी फ्रॉड कर रही है, और ये सब कुछ 1 दशक से चल रहा है। देश विदेश में अलग अलग कंपनी बना के अपने स्टॉक को मैनिपुलेट किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि ये रिपोर्ट उन्होंने रिसर्च करके बनाया गया है, जिसमें 2 साल का समय लग गया। कई इंडिविजुअल से बात भी की गई है जो कि फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव थे अदानी ग्रुप के, और उन देशों में भी जाकर साइट विजिट की गई है जहाँ पे इसे सेल कंपनियाँ रजिस्टर्ड है। हिंडनबर्ग ने यह भी कहा कि अगर आप हमारी रिपोर्ट पर ध्यान ना भी दें और सिर्फ अदानी ग्रुप की वैल्यूएशन को देखें, फंडामेंटल इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करते हैं। अदानी ग्रुप के साथ लिस्टेड कंपनी है जो 85% डाउनसाइड होना चाहिए, और जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई तो ऐसा हुआ भी। अदानी ग्रुप के सारे शेयर क्रैश हो चुके और कुछ दिनों के अंदर 60 से 80% डाउन हो गए। उसके बाद सेबी ने हिंडनबर्ग को शो कॉज नोटिस जारी किया था, लेकिन फिर धीरे धीरे अदानी के स्टॉक पूरी तरीके से रिकवर हो गए। हिंडनबर्ग को समझ नहीं आ रहा था कि प्राइस रिकवर कैसे हो रहा है। हिंडनबर्ग ने फिर रिसर्च किया और 10 अगस्त 2024 को फिर से एक रिपोर्ट पब्लिश की, लेकिन इस बार गौतम अदानी को नहीं, सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच को टारगेट किया गया। हिंडनबर्ग ने कहा कि जो सेल कंपनी अदानी ग्रुप के शेयर प्राइस को मैनिपुलेट कर रही है, उनमें माधवीपुरी बुच का स्टेक है, और यही कारण है कि हमारी रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद 18 महीने के बाद भी उन्होंने अदानी ग्रुप की कोई जांच नहीं की। उल्टा उन्होंने हमको शो कॉज नोटिस जारी किया 27 जून 2024 को। लेकिन सेबी ने हमारे रिपोर्ट और 106 पन्ने की एनालिसिस पे कोई एरर नहीं निकाला। अदानी ग्रुप पे कोई कार्रवाई उन्होंने इसलिए नहीं की क्योंकि माधवीपुरी बुच का मॉरिशस के सेल कंपनी में स्टेक है जो अदानी ग्रुप के शेयर को मैनिपुलेट करता है, जैसा कि हिंडनबर्ग ने कहा है। लेकिन ये सेबी चीफ माधवीपुरी बुच कौन है? 1988 में माधवीपुरी बुच IIM अहमदाबाद, इंडिया का टॉप बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट कंप्लीट किया है। उन्होंने उसके बाद ICICI बैंक ज्वाइन किया, लेकिन कुछ ही महीनों के लिए उसके बाद बुच UK शिफ्ट हो गई। फिर वापस इंडिया आकर बुच ने ICICI सिक्योरिटी ज्वाइन किया 2006 में, और फिर कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव बन गई। 2017 में सेबी की होल टाइम डायरेक्टर बन गई और 1 मार्च 2022 को सेबी चीफ। ये उनका बैकग्राउंड था। अब एलिगेशंस पर वापस आते हैं। हिंडनबर्ग ने यह भी आरोप लगाया है कि न केवल सेबी चीफ माधवीपुरी बुच, बल्कि उनके हस्बैंड धवल बुच का जॉइंट अकाउंट था IPE प्लस फंड 1 में, जो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है और उसी सेम कॉम्प्लेक्स में है जहाँ पे बरमूडा और मॉरिशस फंड है, जिसको गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी मैनेज करते हैं। हिंडनबर्ग ने यह भी कहा कि माधवीपुरी बुच मार्च 22, 2017 को उनके हस्बैंड धवल बुच ने मॉरिशस फंड एडमिनिस्ट्रेटर ट्राइडेंट ट्रस्ट को लेटर लिखा और कहा उनका जो इन्वेस्टमेंट है ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड, वो पूरी तरीके से खुद ही ऑपरेट करना चाहते हैं। हिंडनबर्ग ने और कहा कि अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक, जब माधवीपुरी बुच होल टाइम सेबी चेयरपर्सन थी, उनका 100% स्टेक था ऑफशोर सिंगापुरियन कंसल्टेंसी फर्म कॉल्ड अगोरा पार्टनर्स में, जो सिंगापुर में एज अ बिजनेस एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के रूप में रजिस्टर्ड है। लेकिन मार्च 16, 2022 को उन्होंने अपने सारे शेयर अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर दिए। एक और आरोप उन्होंने लगाया है कि जब माधवीपुरी बुच सेबी की होल टाइम मेंबर थी, तो इस पीरियड में उनके हस्बैंड को ब्लैकस्टोन में एज ए सीनियर एडवाइजर अपॉइंट किया गया 2019 में, और उनके यानी कि धवल बुच के लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चला कि इससे पहले धवल बुच किसी भी फंड, रियल एस्टेट और कैपिटल मार्केट में काम नहीं किया करते थे। ब्लैकस्टोन दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है। इसका AUM यानी असेट अंडर मैनेजमेंट ही $1 ट्रिलियन का है, और ब्लैकस्टोन ही है जो इंडिया में रीट्स को स्पॉन्सर करता है, इंक्लूडिंग एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट्स, माइंड स्पेस रीट्स और नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट। ये रीट्स क्या है? रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है क्योंकि रेंटल इनकम के लिए, जैसे कि ऑफिस स्पेस, पार्क, वेयर हाउस, होटल, ऐसी जगह में इन्वेस्ट करते हैं। और ये स्टॉक मार्केट में भी इनको लिस्ट किया जाता है, और जैसे हम शेयर खरीदते और बेचते हैं, ठीक उसी तरीके से रीट्स को भी खरीदा और बेचा जाता है। हिंडनबर्ग फिर आगे कहता है
क्योंकि माधीपुरी बुच के हस्बैंड ब्लैकस्टोन में एज अ सीनियर एडवाइज़र थे। उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए रीट्स के रेगुलेशन बदले गए और कुछ नए रेगुलेशन लाए गए जिससे कि ब्लैकस्टोन को फ़ायदा मिल सके। रेगुलेशन फेवर में करने के बाद ब्लैकस्टोन में रीट का पहला आईपीओ आया 2019 में एम्बेसी के नाम से। ब्लैकस्टोन ने 2019 में फिर एक और रीट लेकर आया जिसका नाम नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट है। और एक इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस के दौरान सेबी चीफ ने कहा कि उनका फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट रीट्स है। ब्लैकस्टोन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सेबी के चीफ ने यह कहा, ऐसा हिंडरबर्ग का कहना है। और फिर यहाँ जैसे ही हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने ये सब मेंशन किया था, उसके बाद इंडिया की अपोजिशन पार्टी एक्टिव हो गई। उन्होंने नए नए आरोप लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कई सारे एलिगेशंस लगाए। लगभग रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए नए एलिगेशन लगा रहे थे। पहला एलिगेशन था, पवन खेड़ा का कहना है कि अगोरा एडवाइजरी फर्म जो बुच फैमिली इसको ओन करती है, वो माधवीपुरी बुच सेबी के चेयरपर्सन बनने रहने के बावजूद मार्केट में लिस्टेड कंपनी को कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है। जबकि बुच ने कहा था कि ये कंपनी डॉर्मेंट है, फिर भी उन्होंने लिस्टेड कंपनी जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे लिस्टेड कंपनी को कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की और उनको रूल में कुछ छूट भी दी गई। 2016 से 2024 तक अगोरा एडवाइजरी ने 2 करोड़ 95 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया और 4 करोड़ 75 लाख के आसपास पर्सनल इनकम के रूप में माधवीपुरी बुच को मिला है, ऐसा पवन खेड़ा का कहना है। हालांकि फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस एलिगेशन को बेसलेस कहा और बोला कि 2019 के पहले धवल बुच, जो कि सेबी के चीफ माधवीपुरी बुच के हस्बैंड है, उनको सप्लाई चेन और मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज होने के कारण उनको हायर किया गया। पीडीलाइट इंडस्ट्री ने भी यही कहा। धवल बुच एक्सपर्टीज के कारण 2019-20 में उनके साथ इंगेज हुए थे। डॉक्टर रेड्डी ने भी इस एलिगेशन को बेसलेस कहा और उन्होंने खंडन किया इस बात का कि सेबी से उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है, यानी कि कुछ रूल्स में कुछ स्पेशल सहूलियत मिली है। लेकिन ये मामला यहीं पे ख़त्म नहीं होता। कांग्रेस ने फिर एलिगेशन लगाया और कहा कि माधवीपुरी बुच ने करप्शन किया है। वोकहार्ट फर्म से रेंटल इनकम लिया करती थी। वोकहार्ट फार्मा एक लिस्टेड कंपनी है, ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। वोकहार्ट कंपनी से वो रेगुलर रेंटल इनकम ले रही है, ऐसा पवन खेड़ा जी ने एलिगेशन लगाया था। आगे उन्होंने और भी कहा कि सेबी चीफ माधवीपुरी बुच सेबी से तो सैलरी पा ही रही थी, साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक से भी सैलरी उनको मिल रही थी। माधवीपुरी बुच पहले आईसीआईसीआई बैंक में काम करती थी। 2013 में आईसीआईसीआई बैंक से रिटायरमेंट लेने के बाद उनको पेंशन और ईसॉप दिया गया। उनकी जो पेंशन है वो उनकी सैलरी से भी डबल है, ऐसा कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन पवन खेड़ा का कहना है। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक ने कहा रिटायरमेंट के बाद हमने बुच को कोई सैलरी नहीं दी और ना ही कोई ईसॉप दिया। ईसॉप को मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, टैलेंट को रिटेन करने के लिए ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। आगे और भी एलिगेशन लगते रहे और पवन खेड़ा कहते हैं कि सेबी चेयरपर्सन होने के बावजूद माधवीपुरी बुच स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी करती थी और यही नहीं, उन्होंने चाइनीज़ कंपनी में भी इन्वेस्ट किया। टोटल 36 करोड़ की ट्रेडिंग उन्होंने की है और ग्लोबल MSCI चाइना कंज्यूमर और चाइना टेक्नोलॉजी ETF में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ऐसा आरोप पवन खेड़ा जी ने लगाया। पवन खेड़ा कहते हैं कि ये सीधा सीधा सेक्शन 6 ऑफ सेबी कोड ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मेंबर्स ऑफ बोर्ड 2008 का उल्लंघन हुआ है। ये सारे एलिगेशन हिंडरबर्ग और अपोजिशन पार्टी द्वारा लगाने के काफ़ी समय के बाद फिर सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच ने एक स्टेटमेंट दिया, जॉइंट स्टेटमेंट दिया और कहा कि ये सारे एलिगेशन बेसलेस हैं, हमें बदनाम करने के लिए लगाया गया है। इन एलिगेशन में कोई सच्चाई नहीं है और ये हमारे इनकम टैक्स रिटर्न को देखते हुए लगाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगोरा एडवाइजरी लिस्टेड फर्म जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, पीडीलाइट, बाकी कंपनी की किसी भी फाइल पे इन्होंने कोई काम नहीं किया।